नमस्कार दोस्तों, मां गायत्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय, इन सभी संख्याओं का हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। अगर आप लोगों ने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम लोग इन संख्याओं के बाद में जो शेष संख्याएं बची हैं उन संख्याओं का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं के बाद में अगले नंबर पे हमें जिस संख्या का अध्ययन करना है वो संख्या है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है, यानी अस्तित्व में वे जो संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। और सरल भाषा में यदि हम इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार की परिमेय संख्याएं और सभी प्रकार की अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगी, और अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो वो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, और परिमेय अपरिमेय के अंतर्गत आपकी ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो अगर हमने परिमेय और अपरिमेय बोल दिया तो ये सारी संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत आ ही गई हैं। तो चाहे कोई संख्या परिमेय हो और चाहे कोई संख्या अपरिमेय हो, दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या लिखी 5। अब आपको पता है कि 5 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है। तो 5 परिमेय संख्या है, अतः ये संख्या वास्तविक संख्या होगी। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी जैसे 3/7। तो 3/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, तो अतः 3/7 वास्तविक संख्या भी होगी। यहाँ पर हमने लिखा जैसे √12। तो अंडर के अंदर हमने 12 लिखा, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपकी वास्तविक संख्या होगी। तो बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चाहे कोई संख्या परिमेय संख्या हो चाहे कोई संख्या अपरिमेय संख्या हो, दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद में अगले नंबर पर जो संख्याएं आती हैं वे होती हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इनको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता है, जो मात्र काल्पनिक होती हैं और जिनका गणित में किसी भी तरह से कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, उन संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इनको आपको सिंपल तरीके से हम समझा देते हैं कि वे सभी संख्याएं जो अंडर के अंदर होती हैं और ऋणात्मक होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे अंडर के अंदर यहाँ पर हमने -3 लिखा, या अंडर के अंदर हम -4 लिख दें, या अंडर के अंदर हम -10 लिख दें। कोई भी संख्या अंडर के अंदर हम लिख देते हैं, अगर वो ऋणात्मक है तो ऐसी सभी संख्याओं को अवास्तविक संख्या माना जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि ऋणात्मक संख्याओं का कभी वर्गमूल नहीं निकाला जाता है। अब चूंकि ऋणात्मक संख्याओं का कभी वर्गमूल नहीं निकाला जाता है और यहाँ पर हमने अंडर के अंदर ऋणात्मक संख्याएं लिख दी हैं, यानी कि ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्या माना जाएगा। तो बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और यदि वो ऋणात्मक है तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। बस आपको इतनी ही बात को याद रखना है और ज्यादा इसमें आपको कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं हो गई हैं।
वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बाद में अगले नंबर पे जो संख्याएं आती हैं वे है सहभाज्य और सहअभाज्य। सहभाज्य और सहअभाज्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं का अध्ययन अच्छे तरीके से किया है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक बार हम इनको दोहरा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। फिर से समझिए, वे संख्याएं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। और वे संख्याएं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अगर हम भाज्य संख्या में उदाहरण की बात करें तो भाज्य संख्या का उदाहरण 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है। जैसे 4 है तो 4 2 से विभाजित हो जाती है। 6 की अगर हम बात करें तो 6 2 और 3 से विभाजित हो जाती है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 2 से 4 से विभाजित हो जाती है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 3 से विभाजित हो जाती है। 10 की बात करें तो 10 2 से और 5 से विभाजित हो जाती है। इसी तरीके से 12 भी आपका 2 से 4 से और 3 से विभाजित हो जाती है, 6 से भी विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से ये सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अगर हम अभाज्य संख्याओं में उदाहरण की बात करें तो इसमें आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, उसके बाद में आपका 11 आ जाएगी। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि अगर हम देखें इसमें जैसे 2 है तो 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का ही भाग जाएगा। स्वयं के और 1 के अलावा 2 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, अतः 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी या तो स्वयं से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 5 7 11 भी है। तो भाज्य और अभाज्य अभी हमने फिर से दोहरा दिया है आपको। अब इसके साथ में सह लग गया है, यहाँ पर लग गया है सहभाज्य और यहाँ पे लग गया है सह अभाज्य। अब हम सहभाज्य और सह अभाज्य को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सहभाज्य की। तो सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएं, मतलब जिनका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उन संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि वो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा अन्य कोई होना चाहिए। एक तो सबको उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही है, क्योंकि एक तो सबको विभाजित कर ही देता है, तो एक के अलावा आपको अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। जैसे यहाँ पर हम कुछ संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक जोड़ा बनाया 2 का, 4 का और 6 का, ये एक 3 संख्याओं का हमने जोड़ा बना दिया। इसी प्रकार से हमने एक और जोड़ा बना दिया 5 का और 6 का, ये एक जोड़ा हो गया। इस प्रकार से हमने एक और जोड़ा बना दिया 8 का, 9 का और 12 का, ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा हो गया। और देखते हैं 1-2 जोड़े और बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक जोड़ा बनाया 15 का, 20 का और 40 का। तो यहाँ पर हमने कुछ जोड़े बनाए हैं 2 संख्याओं के या 3 संख्याओं के। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं सहभाज्य है और कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। अब जैसे इसमें पहला जोड़ा देखिए, पहले जोड़े में 2 है, 4 है, 6 है। तो हमें देखना है कि क्या एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करती हो। तो यहाँ पर है, कौन सी? ये 2 है। 2 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देती है। 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। अतः ये वाला जोड़ा जो है वो कहलाएगा सहभाज्य। समझ में आ गया ना आपको? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे जोड़ों को सहभाज्य कहा जाता है। ठीक है ना? अब इसी तरीके से सह अभाज्य को समझते हैं। सह अभाज्य में ऐसे जोड़े आ जाएंगे जो
एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर एक जोड़ा दिया गया है 5 का और 6 का, अगर हम देखें कि 5 और 6 को एक के अतिरिक्त कोई और संख्या विभाजित करती है क्या, तो नहीं करती। 5 को या तो 1 विभाजित करेगा या 5 ही विभाजित करेगा। इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करें तो 6 को 1 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा और स्वयं 6 विभाजित करेगा। लेकिन इनमें से जो संख्या 6 को विभाजित करेंगी वो 5 को विभाजित नहीं करेंगी। तो ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है एक के अलावा। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होने की वजह से 5 के और 6 के जोड़े को हम लोग कहेंगे सह अभाज्य। बात समझ में आ गई ना आपको? तो बस आपको यही चेक करना है कि क्या कोई अन्य संख्या विभाजित करती है कि नहीं। तीसरे उदाहरण से समझते हैं। तीसरा ग्रुप देखिए, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, 8, 9 और 12। अब देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर दे, 8 को भी, 9 को भी, 12 को भी। तो आप देखेंगे एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे। अगर हम 9 की और 12 की बात करें तो 3 विभाजित कर देता है। अगर हम 8 की और 12 की बात करें तो 2 और 4 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देता है। लेकिन तीनों संख्याओं को जहां विभाजित करने की बात आती है तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करती है। तो ये वाला जोड़ा कहलाएगा सह अभाज्य। ठीक है ना? चलिए अगले जोड़े की देखते हैं हम लोग। अगला जोड़ा दिया गया है 15 का, 20 का और 40 का। अब हमें देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो 15 को, 20 को और 40 को तीनों को विभाजित करती है। तो एक के अतिरिक्त यदि हम देखें तो 5 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। 5 का भाग 15 में भी पूरी तरीके से चला जाता है, 5 का भाग 20 में भी पूरी तरीके से चला जाता है और 5 का भाग 40 में भी पूरी तरीके से चला जाता है। अतः इन तीनों संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए ये तीनों संख्याओं का जोड़ा कहलाएगा सहभाज्य। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जब भी आप लोगों को सहभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं का पता लगाना हो तो आप लोग जो जोड़ा दिया गया है आपके सामने उसमें आपको चेक करना है कि क्या ये जोड़ा किसी संख्या से विभाजित हो जाता है। यदि एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से जोड़ा विभाजित हो जाता है तो ऐसे जोड़े को हम सहभाज्य मानेंगे, और नहीं होता है तो ऐसे जोड़े को हम लोग सह अभाज्य मानेंगे। तो आपको सहभाज्य और सह अभाज्य संख्याएं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मुख्य रूप से आपको इन्हीं संख्याओं के बारे में समझना है। परीक्षा में इन्हीं संख्याओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। पिछले वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में, दोनों वीडियो में हमने जितनी भी महत्वपूर्ण संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हमने समझा दिया है। एक दो बातें हम आपको और हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको समझा देते हैं। इनको भी आप लोग ध्यान में रखिए, इनसे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। जब भी आपके सामने संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है ना? चलिए, जैसे यहाँ पर कुछ संख्या हमने लिख दी। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 2, 24,628 है ना, और आपसे पूछ लिया कि बताइए कि ये संख्या आपकी क्या है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या क्या है। तो अब आपके सामने ये संख्या दी गई है 24,628। अब अगर हम देखेंगे कि क्या ये संख्या प्राकृत है, मतलब हम चेक कर लेते हैं ये संख्या किस किस में आएगी। क्या ये प्राकृत है, क्या ये पूर्ण है, क्या ये पूर्णांक है, क्या ये सम है, क्या ये विषम है। चेक करते हैं एक बार हम लोग कि ये किस किस के अंतर्गत आ जाएगी। परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, अवास्तविक है, कौन कौन सी संख्याओं के अंतर्गत ये आ जाएगी। तो देखो, ये अगर हम यहाँ पर देखें कि 24,628 जो है ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि आपको हमने प्राकृतिक संख्याओं में क्या बताया कि 2 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्या, 1 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या का प्रारंभ 0 से होता है। तो ये संख्या आपकी पूर्ण संख्या भी है। ये संख्या आपकी पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि सभी प्रकार की ऋणात्मक संख्याएं, सभी प्रकार की धनात्मक संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या में आ जाती हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई संख्या अगर प्राकृतिक संख्या है तो वो पूर्ण नहीं हो सकती या पूर्णांक नहीं हो सकती। एक ही संख्या प्राकृतिक भी हो सकती है,
पूर्ण भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। ठीक है ना। चलिए, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि यदि कोई संख्या सम है तो वो विषम नहीं होगी, और अगर विषम है तो सम नहीं होगी। यहाँ पर अपोजिट होता है, एक संख्या सम होती है, उसकी अगली संख्या विषम होती है, फिर एक संख्या सम होती है, फिर उसकी अगली संख्या विषम होती है। जैसे हम यहाँ पर संख्या दी गई है 24,628। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये संख्या सम है कि विषम, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या दिया गया, 8। और आपको पता है कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने के कारण ये संख्या आपकी सम कहलाएगी। अब ये संख्या आपकी सम हो गई तो ये आपकी विषम में नहीं जाएगी। समझ में आ गया ना आपको। इसके अलावा अगर हम चेक करें कि क्या ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो हमने भाज्य और अभाज्य में अभी आपको बताया कि वे संख्याएं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, स्वयं की और एक के अलावा, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये जो संख्या आपके सामने दी गई है ये कई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, और भी कई संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, जैसे 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो कई संख्याओं से विभाजित होने के कारण ये संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब चूंकि ये संख्या भाज्य है तो अभाज्य तो हो नहीं सकती, क्योंकि या तो कोई संख्या भाज्य होती है या फिर कोई संख्या अभाज्य होती है। दोनों, कोई भी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या सम और विषम एक साथ नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से कोई भी संख्या भाज्य और अभाज्य भी एक साथ नहीं हो सकती है। अगले नंबर पे बात करते हैं परिमेय की और अपरिमेय की। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो संख्या है 24,628, इसके बटे में भी अगर हम 1 लिख दें तो इस संख्या की वास्तविक वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि इस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, अतः ये संख्या आपकी परिमेय होगी। तो जब कोई संख्या परिमेय होती है तो वो संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है, या तो कोई संख्या परिमेय होगी या फिर कोई संख्या अपरिमेय होगी। कोई भी संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है ना। कोई भी संख्या प्राकृत भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। यहाँ पर कोई भी संख्या में तीनों गुण हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या के भी, पूर्ण संख्या के भी, पूर्णांक संख्या के भी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी संख्या में भी कि सम भी हो और विषम भी हो, परिमेय भी हो, अपरिमेय भी हो, भाज्य भी हो, अभाज्य भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में समझा दिया है। इन संख्याओं को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, इनको समझिए, और इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो परीक्षा में जरूर आते हैं। अब आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।